कहानी की शुरुआत होती है आज से कई सौ साल फ्यूचर में, जहां हम हेनरी और उसकी पत्नी मोनिका को एक हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं। यहाँ वो अपने बेटे मार्टिन से मिलने आए थे, जिसे एक बहुत ही रेयर और खतरनाक बीमारी है, इसलिए इलाज के मिलने तक उसे एक खास मशीनी नींद में सुला दिया गया। अपनी पत्नी के दुख को कम करने के लिए हेनरी ने सोचा कि वो अपने घर पर एक खास रोबोट लाएगा जो बिल्कुल उनके बेटे की तरह दिखे और उसके अंदर अपने माँ बाप के लिए असली फीलिंग्स भी होंगी, क्योंकि डॉक्टर ने तो उन्हें जवाब दे दिया था कि उनका बेटा बस किस्मत भरोसे है और वो अपनी पत्नी को यूं रोज तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। अगले दिन हेनरी उस रोबोट को घर ले आया, जिसका नाम डेविड रखा गया, दुनिया का पहला ऐसा रोबोट बच्चा जिसे प्यार महसूस करने के लिए बनाया गया। शुरू में मोनिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो हेनरी से झगड़ पड़ी कि वो मार्टिन के जिंदा रहते हुए ही उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था। पर धीरे धीरे मोनिका को एहसास हुआ कि उसके दिल का खालीपन भरना कितना जरूरी था और उसके अंदर किसी बच्चे की देखभाल की गहरी चाहत जाग उठी, फिर चाहे वो एक मीचा ही क्यों ना हो। इन इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को असल में मीचा कहा जाता है। मोनिका के मान जाने के बाद हेनरी ने उसे इम्प्रिंटिंग का पूरा तरीका समझाया। अगर वो दोनों डेविड को रखने का फैसला करते हैं तो वो उसकी इम्प्रिंटिंग चालू कर सकते हैं, जिसके बाद वो सच में उनसे प्यार करने लगेगा। पर इसमें एक बड़ा खतरा छुपा था, ये इम्प्रिंटिंग कभी वापस नहीं हो सकती, यानी बाद में अगर उन्होंने डेविड को लौटाने की सोची तो उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाता। इसीलिए बेहद जरूरी था कि जब तक वो पूरी तरह पक्का न कर लें तब तक इम्प्रिंटिंग को हाथ न लगाएं। उसी शाम मोनिका और हेनरी ने डेविड को मार्टिन के पुराने कमरे में जाने दिया। डेविड अपने माता पिता को खुश करने और उनसे घुलने मिलने के लिए बेताब था, पर ये याद आते ही कि वो असली नहीं था। मोनिका घबरा गई और जब डेविड ने उससे कपड़े पहनाने को कहा तो उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह डेविड बड़े क्यूरियोसिटी से मोनिका को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखता रहा। दिन भर वो उसके पीछे पीछे घूमता रहा और उसके हर काम पर नजर गड़ाए रखी, चाहे मोनिका उसे नजरअंदाज करने की कितनी भी कोशिश करती। आखिर तंग आकर मोनिका ने डेविड को एक क्लोजेट में बंद कर दिया, पर थोड़ी ही देर में उसका मन पसीज गया और उसने डेविड को बाहर निकाल लिया, ये बोलते हुए कि हम तो लुका छिपी खेल रहे थे। इसी वजह से जब मोनिका बाथरूम में थी तो डेविड ने अचानक दरवाजा खोल दिया कि मम्मी ढूंढ लिया आपको। रात के खाने पर डेविड अपने माता पिता को खाते हुए बड़े ध्यान से देखता रहा। वो इतना खो गया कि उसने हेनरी की नकल करते हुए एक खाली ग्लास से पीने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आधा नूडल मोनिका के मुंह से बाहर निकल रहा है तो वो जोर जोर से हंसने लगा। अचानक से उसकी तेज हंसी को सुनकर वो दोनों एक बार के लिए चौंक गए, लेकिन फिर वो भी हंसने लगे। उस रात जब मोनिका ने डेविड को सोने के लिए तैयार किया तो पहली बार उसने उसकी देखभाल बिल्कुल अपने असली बेटे की तरह की, पर इसी ने उसे हॉस्पिटल में पड़े मार्टिन की याद दिला दी और उसकी आंखें भर आई। अगली सुबह मोनिका ने आखिरकार इम्प्रिंटिंग का प्रोटोकॉल शुरू करने की ठान ली, ये मानते हुए कि मार्टिन की हालत से उभरने के लिए उसे डेविड का सहारा चाहिए। जैसे ही उसने वो शब्द बोले जो डेविड के अंदर प्यार जगाने वाले थे, उस बच्चे का चेहरा नरम पड़ गया और पहली बार उसने मोनिका को मॉमी कहकर पुकारा। इस एक पल ने मोनिका को उससे और भी गहराई से जोड़ दिया, खासकर जब डेविड ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। एक रात मोनिका खुशी खुशी हेनरी के साथ किसी इवेंट में जाने के लिए तैयार हो रही थी। हेनरी को मोनिका का डेविड के लिए बढ़ता हुआ प्यार थोड़ा खटक रहा था। उसने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि है ये रोबोट ही, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, लेकिन मोनिका को अब इस बात से कोई फर्क नहीं था। जब डेविड उन्हें बाय कहने आया तो माता पिता को कुछ अजीब महक आई। डेविड ने मोनिका का सारा महंगा परफ्यूम खुद लगा लिया था ताकि उसे अपनी माँ के अपने पास होने का एहसास हो। ये सुनकर मोनिका ने उसे मार्टिन का एक टेडी बियर दिया ताकि वो बिल्कुल अकेला महसूस न करे। एक दिन डेविड ने अपनी माँ को दिखाया कि मैं फोन को अपने गले से कनेक्ट करके लाउड स्पीकर पे कर सकता हूँ। तभी हेनरी का कॉल आ गया, लेकिन इस स्पीकर मोड के चलते वो मोनिका की आवाज सुन नहीं पा रहा था। काफी डांट खाने के बाद आखिर डेविड ने उसे फोन थमाया और मोनिका को एक बड़ी खबर मिली। कुछ दिनों बाद मोनिका मार्टिन को साथ लेकर घर लौटी, जो अपनी गहरी नींद से जाग चुका था और उसकी वो दुर्लभ बीमारी भी जड़ से ठीक हो गई। जैसे जैसे दिन बीते मार्टिन ने डेविड के साथ एक खिलौने जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। एक दोपहर मार्टिन ने मोनिका से पिनोकियो की कहानी सुनाने को कहा। असल में वो इसी बहाने डेविड को चिढ़ाना चाहता था,
डेविड तो उल्टा खुश हो गया कि एक कठपुतली असली लड़के में बदल गई। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि मैं भी असली बन सकता हूँ। खाने के दौरान मार्टिन ने डेविड को एक ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए उकसा दिया। मोनिका और हेनरी के होश उड़ गए क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने से डेविड खराब हो सकता था, पर दोनों बच्चों ने उनकी एक न सुनी और खाते ही चले गए। थोड़ी देर बाद डेविड के मुंह का एक तरफ का हिस्सा लटक गया और वो पूरी तरह वहीं जम गया, जिसे देखकर सब बहुत परेशान हो गए। इसके बाद डेविड को मरम्मत के लिए ले जाया गया, जबकि मोनिका उसका हाथ थामे साथ खड़ी रही। पर जब डेविड ने कहा कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा तो मोनिका और भी घबरा गई। मोनिका को डेविड की इतनी फिक्र करते देख मार्टिन अंदर ही अंदर जलने लगा। इसलिए घर लौटते ही उसने डेविड को बहला फुसला कर इस बात पर राजी कर लिया कि वो सोते हुए मोनिका के बाल चुपके से काट दे, ये कहकर कि इससे मोनिका उससे और ज्यादा प्यार करने लगेगी। पहले तो डेविड ने साफ मना किया, पर मार्टिन उसे तब तक बहकाता रहा जब तक वो मान न गया। फिर डेविड एक कैंची लेकर माता पिता के बेडरूम में दबे पांव पहुंचा ताकि मोनिका के बाल काट सके, पर तभी मोनिका करवट बदलती है और कैंची की धार से बाल बचती है। मोनिका की चीख सुनते ही हेनरी हड़बड़ाकर जागा और गुस्से में डेविड को झंझोड़ने लगा, बार बार पूछते हुए कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर मोनिका ने कहा कि ऐसा मत करो, है तो वो बच्चा ही ना। उसके कटे हुए कुछ बाल जमीन पर गिरे रह गए, जिन्हें टेडी ने उठा लिया। कुछ समय बाद जब सब मार्टिन की बर्थडे पार्टी की तैयारी में जुटे, हेनरी ने मोनिका को समझाने की कोशिश की कि अब डेविड को घर में रखना खतरे से खाली नहीं रहा, पर मोनिका हर बार डेविड का बचाव कर देती, उसे महज एक भोला बच्चा बताते हुए जो अनजाने में गलतियां कर बैठता। पार्टी के दौरान मार्टिन के दोस्तों ने डेविड को चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी बनावटी चमड़ी को कुरेदा और एक चाकू चुभोकर देखने लगे कि उसे सच में दर्द होता है या नहीं। इससे डेविड का खुद को बचाने वाला प्रोग्राम चालू हो गया और वो डर कर मार्टिन के पीछे जा छुपा, क्योंकि वहाँ मौजूद इंसानों में बस उसी के साथ वो खुद को महफूज समझता। पीछे हटते हटते वो इतना पीछे चला गया कि गलती से मार्टिन को भी अपने साथ पूल की गहराई में खींच ले गया। बड़े लोग फौरन मार्टिन को पानी से बाहर खींचकर उसे सीपीआर देने लगे, जबकि डेविड नीचे पूल में अकेला पड़ा बस देखता रह गया। इस हादसे के बाद मोनिका डेविड से कतराने लगी, पर तभी उसे डेविड के लिखे वो खूबसूरत खत भी मिले, जिन्होंने उसे और उलझन में डाल दिया कि वो आखिर उसके बारे में महसूस क्या करे। आखिरकार उसने तय कर लिया कि अब कोई चारा नहीं बचा और डेविड से कह दिया कि वो टेडी के साथ एक ट्रिप पर चलेंगे। डेविड खुशी से उछल पड़ा क्योंकि उसे लगा कि वो अपनी माँ के साथ पूरा दिन बिताने जा रहा था। अगले दिन मोनिका रोते हुए कार चलाकर साइबरट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ी ताकि डेविड को हमेशा के लिए खत्म करवा सके, पर रास्ते में उसका पछतावा इतना भारी पड़ गया कि उसने अपना इरादा बदल दिया और कार को जंगल की ओर मोड़ लिया, जहाँ डेविड बिना कुछ शक किए पिकनिक की चादर बिछाने लगा। मोनिका ने बहुत भारी मन से उससे कहा कि बेटा मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, जिस पर डेविड रोते हुए बोला कि मम्मी सॉरी, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा। मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। पर मोनिका उसकी मिन्नतों के आगे नहीं पिघली और जाने से पहले उसने डेविड को कुछ पैसे थमाए, ये कहते हुए कि वो किसी के हाथ न लगे, खासकर साइबरट्रॉनिक्स के। डेविड उससे लिपट गया और उसे जाने ही नहीं देना चाहता था, इसलिए मोनिका को उसे धक्का देकर खुद से अलग करना पड़ा, जिससे दोनों ही सहम गए। फिर वो माफी मांगकर कार में बैठी और चली गई, डेविड को बस दूर जाती हुई कार ताकता हुआ छोड़कर। इधर रूज सिटी में जो नाम का एक मीचा अपनी एक क्लाइंट को रात बिताने से पहले प्यार और दिलासा दे रहा था। बताओ यार, ये काम भी खा लेंगे रोबोट, इंसान करेंगे क्या? इसके बाद जो शहर से होता हुआ अपनी अगली क्लाइंट से एक होटल में मिलने निकला। वहाँ के मालिक ने जो से उसका ऑपरेटिंग लाइसेंस बैज मांगा, क्योंकि फ्लैश फेयर नाम का एक रोबोट विरोधी ग्रुप शहर में आवारा मेकर्स का शिकार कर रहा था। फिर जो ने अपने बालों का रंग बदला और सीधा अपनी क्लाइंट के कमरे में जा पहुंचा, पर जैसे ही वो बेड पर बैठा उसके होश उड़ गए, क्योंकि बेड खून से भीगा पड़ा था और उसकी क्लाइंट मर चुकी थी। उसी पल कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ और कबूल कर लिया कि उस औरत का खून उसी ने किया। जो समझ गया कि उसे बुरी तरह फंसाया जा चुका था, इसलिए वो फौरन भागकर एक गली में जा छुपा, जहां उसने एक छोटे ब्लेड से अपना ऑपरेटिंग लाइसेंस बैज निकाल फेंका ताकि कोई उसे ट्रेस न कर सके। उधर जंगल में डेविड ने टेडी से कहा कि भाई मुझे वो पिनोकियो वाली परी ढूंढनी है यार, ताकि वो मुझे एक असली लड़का बना दे, फिर मैं अपनी मम्मी पापा के पास वापस चला जाऊंगा। तभी एक गार्बेज ट्रक वहां से गुजरा और कबाड़ के ढेर गिराने लगा, और देखते ही देखते ढेर सारे फेंके हुए मीचाज अपने आप को ठीक करने के लिए कबाड़ में से सामान उठाने लगे।
डेविड हैरानी से ये सब देख ही रहा था कि तभी जो भी वहां आ पहुंचा और उनके पीछे चांद के आकार का एक एयरक्राफ्ट मंडराता दिखा। ये फ्लैश फेयर वालों का एयरक्राफ्ट निकला और इसे देखते ही सारे मीचा डर के मारे भागने लगे, क्योंकि ये ग्रुप आवारा रोबोट्स को पकड़कर सरेआम अपने शो में तबाह करता लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। और साथ ही मोटरसाइकिल्स पर सवार कुछ लोग भी जंगल में कूद पड़े, जो रोबोट्स का पीछा करते करते एक छोटे कस्बे तक जा पहुंचे। ये लोग रोबोट्स को फंसाने के लिए मैग्नेटिक डिस्क्स दागते और कुछ बेचारे रोबोट्स इनकी चपेट में आ भी गए। पर डेविड और टेडी कुछ रोबोट्स के पीछे एक उजड़े हुए कॉटेज में जा घुसे, जहां उनकी मुलाकात एक नैनी रोबोट से हुई, जो डेविड से कहने लगी कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। पर मोटरसाइकिल्स वाले उस कॉटेज तक भी पहुंच गए और दीवार तोड़कर सबको दबोचने लगे, जबकि एयरक्राफ्ट ने जो को एक पिंजरे में कैद कर लिया। इसी खींचतान में डेविड ने टेडी को थामे रखने की पूरी कोशिश की, पर वो हाथ से फिसलकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि कुछ टहनियों ने उसकी गिरावट संभाल ली, इसलिए वो जल्दी से उठा और एयरक्राफ्ट के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद फ्लैश फेयर के शो में टेडी को कुछ एम्प्लॉइज ने उठाकर लॉस्ट एंड फाउंड में फेंक दिया। स्टेडियम में बैठी भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी, जबकि पुराने और फेंके हुए रोबोट्स को एक एक कर तबाह किया जा रहा था। उन्हें तोपों में भरकर आग के साथ बाहर दागा जाता। एक डरा हुआ डेविड जो का हाथ कसकर थामे हुए था। इसी बीच टेडी किसी तरह लॉस्ट एंड फाउंड से बाहर निकल आया और उसे एक पिंजरे में डेविड दिख गया। तभी एक छोटी लड़की ने टेडी को उठाया और डेविड को असली बच्चा समझ बैठी। फिर वो लड़की अपने पिता के पास गई, जो इस शो के प्रोग्रामर्स में से एक था, और ये सुनकर वो घबरा गया कि रोबोट्स के बीच एक इंसानी बच्चा भी मौजूद था। फिर उस लड़की के पिता ने डेविड के पास जाकर चेक किया कि हाँ, वो भी एक मीचा ही है। वो आदमी डेविड के इतने एडवांस्ड सिस्टम को देखकर हैरान और मोहित रह गया, पर शो चलाने वाला इससे जरा भी खुश नहीं हुआ और दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। दूसरी तरफ उस नैनी रोबोट के ऊपर मजाक मजाक में ऐसी तेजाब डाल दिया गया। शो चलाने वाले ने एक बात नहीं सुनी और वो इस बात पर अड़ा रहा कि डेविड भी शो में जाएगा। फिर उसने डेविड को दबोचा और चूंकि डेविड सुरक्षा के लिए जो का हाथ थामे हुए था, इसलिए दोनों को घसीटकर मैदान में उसी तेजाब वाले जाल की तरफ ले जाया गया। जैसे ही शो चलाने वाले ने डेविड को भीड़ के सामने पेश किया, सब लोग उसे देखकर चौंक गए, लेकिन फिर उसने बताया कि ये रोबोट है, ये बेइज्जती है इंसानों की। पर भीड़ एकदम खामोश पड़ गई, क्योंकि वो बच्चों को इस तरह के शो में देखने की आदी नहीं थी। तभी डेविड के कंधों पर तेजाब की धार गिरी, जिससे वो दर्द से चीख पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। इसी ने भीड़ को यकीन दिला दिया कि डेविड एक असली बच्चा है, और लोग इतने सहम गए कि शो चलाने वाले के खिलाफ भड़क उठे और उस पर चीजें फेंकने लगे। जबकि उस लड़की के पिता ने दंगा भड़कने से ठीक पहले गार्ड्स को हुक्म दिया कि वो डेविड और जो को छोड़ दें, जिससे दोनों सही सलामत वहां से निकल भागे। उधर हॉबी नाम के उस साइंटिस्ट जिसने डेविड को असल में बनाया था, उसके ऑफिस में डेविड की कई सारी फोटोज लगी हुई थी। इससे पता चलता है कि डेविड को उसके मर चुके बेटे की हूबहू शक्ल दी गई थी। तभी एक टीम ने आकर बताया कि डेविड को फ्लैश फेयर में देखा गया, और उन्होंने हॉबी को भरोसा दिलाया कि वो रोबोट पूरी तरह सही सलामत था। जंगल में लौटकर डेविड और टेडी उस वक्त सहम गए जब उन्हें अचानक चांद दिखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ये फ्लैश फेयर का एयरक्राफ्ट न हो। एहतियात के तौर पर उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और डेविड ने जो को बताया कि मैं कुछ भी करके ब्लू फेरी को ढूंढना चाहता हूँ। जो ने बताया कि ज्यादातर औरतें रूज सिटी में मिल जाती थीं, इसलिए दोनों ने मिलकर वहीं जाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उन्हें एक सवारी की जरूरत थी, तो जो ने कुछ टीनेजर्स को घेरा और एक हॉलोग्राम पेन से उन्हें फुसला लिया, ये कहते हुए कि अगर हमें लिफ्ट दोगे ना तो तुम्हारे लिए खूबसूरत रोबोट औरतों की लाइन लगा दूंगा। लड़कों ने उन्हें लिफ्ट दे दी और शहर पहुंचते ही जो ने डेविड को वहां की सैर कराई। उसे चमकती रोशनियों और अजीब आकार की इमारतों के बारे में बताया। डेविड एक फरिश्ते की मूर्ति की तरफ खींचा चला गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद यही ब्लू फेरी है, और वो एक चर्च में घुसने ही वाला था कि जो उसे वहां से खींच लाया। आखिर उनकी मुलाकात डॉक्टर नो से हुई, जो हर सवाल का जवाब देने वाली एक चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया की तरह था। मोनिका के दिए पैसों से डेविड ने नो से जाना कि ब्लू फेरी दुनिया के आखिरी छोर पर मिलेगी। जो को ये बात रास नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि जो रोबोट्स दुनिया के आखिरी छोर पर जाते वो कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए उसने डेविड को समझाने की कोशिश की कि इंसान असल में रोबोट्स से सख्त नफरत करते थे। पर डेविड ने जिद पकड़ ली कि अगर वो एक असली लड़का बन गया तो मोनिका उससे जरूर प्यार करेगी। जो के लाख समझाने पर भी उसने एक न मानी, बल्कि उल्टा उसी पर भड़क उठा। नो की दुकान से निकलते ही कॉप्स ने उन्हें धर दबोचा और जो को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनकी नजर में अब भी उसी ने होटल में उस औरत का खून किया था।
जल्दबाजी में डेविड एक हेलीकॉप्टर की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन सीधी बात है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी इस उड़ान ने पूरे शहर में भारी अफरा तफरी मचा दी। जैसे ही लोग डर के मारे इधर उधर भागे, इसी अफरा तफरी का जो ने फायदा उठाया। वो पुलिस वालों से बचते हुए तुरंत डेविड के पास गया। हेलीकॉप्टर में चढ़कर उसने कंट्रोल संभाला और दोनों को वहां से उड़ा कर ले गया। कुछ घंटों बाद वो उस वीरान जगह जा पहुंचे जो कभी मैनहट्टन हुआ करती थी। समुंदर का पानी बढ़ने से जो तबाही मची थी, उसके बाद शहर के बचे खुचे हिस्से खंडहर बनकर पानी में डूब चुके थे। जल्द ही उनकी नजर कुछ ऐसी शेरों की मूर्तियों पर पड़ी जिनके मुंह से पानी निकल रहा था। इस बात को एक इशारा मानते हुए डेविड ने कहा कि जल्दी मुझे यहीं ले चलो, यहीं पर होगी वो ब्लू फेरी। और फिर दोनों प्रोफेसर हॉबी को ढूंढने में जुट गए। तभी डेविड को एक दरवाजा मिला जिस पर परियों की कहानी की एक पंक्ति लिखी थी और उसे पार करते ही उसे एक कुर्सी दिखी जिस पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही वो कुर्सी घूमी, डेविड ये देखकर दंग रह गया कि उस पर बैठा बच्चा हूबहू उसी की शक्ल का निकला। वो दूसरा डेविड बस मुस्कुराया और उसे अपने साथ पढ़ने का न्योता देते हुए बोला कि असली तो वही है, पर पहले वाले डेविड को लगा कि ये उसकी जगह छीन लेगा। गुस्से में आकर डेविड ने एक लैंप उठाई और उसे मेज समेत उस दूसरे डेविड के सिर पर दे मारा, जिससे साफ हो गया कि वो भी एक रोबोट ही था, एक डरा हुआ जो वहां से खिसक लिया। जबकि डेविड खुद को खास और इकलौता बताते हुए गुस्से में चीखता रहा। तभी प्रोफेसर हॉबी वहां आ पहुंचा और डेविड को रोकते हुए भरोसा दिलाया कि वो एक सच्चा बच्चा है। साइंटिस्ट ने कहा कि मैं ही तुम्हारी ब्लू फेरी हूँ। दरअसल डॉक्टर नो के दिए सुराग जानबूझकर ऐसे गढ़े गए थे कि डेविड सीधा प्रोफेसर हॉबी तक जा पहुंचे। और इस सफर ने डेविड की लगन को भी परखा, ये देखने के लिए कि क्या वो किसी अनजाने सपने के पीछे दौड़ सकता है जो कोई और रोबोट नहीं कर पाता। हॉबी अपनी टीम जुटाने के लिए ऑफिस से बाहर निकल गया। इसके बाद डेविड एक दूसरे कमरे में जा पहुंचा जहां उसे अपने ही जैसे कई और रोबोट्स दिख गए और उनमें से एक तो डिब्बे में आधा खुला पड़ा था। वो एक खिड़की के पास गया और उसे ठीक वही चिड़िया दिखी जो उसकी सबसे पहली याद बनी हुई थी, पर असल में वो ऑफिस के बाहर लगी एक मूर्ति निकली। पास ही कई सारे डब्बे रखे हुए थे जिनके ऊपर डेविड लिखा था, क्योंकि डेविड और उसके जैसी एक फीमेल नकल को अब बड़े पैमाने पर बनाकर बेचा जाने वाला था। ये एहसास होते ही कि वो कभी खास था ही नहीं, डेविड सीधा बाहर निकला और पानी में छलांग लगा दी, जबकि जो ऊपर हेलीकॉप्टर से ये सब बेबस देखता रहा। पानी के अंदर मछलियों का एक झुंड डेविड को बहा ले गया। जल्द ही वो एक चमकती हुई रोशनी के सामने जा पहुंचा। डेविड ने हाथ बढ़ाया ही था कि जो पहले ही उस तक पहुंच गया और हेलीकॉप्टर की एक रोबोटिक आर्म से उसे बाहर खींच लिया। बाहर आकर डेविड को एहसास हुआ कि पानी के अंदर उसे आखिरकार वही ब्लू फेरी मिल गई। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाते, ऊपर मंडराते एक पुलिस हेलीकॉप्टर ने जो को मैग्नेट से खींच लिया। जाते हुए जो ने डेविड को अलविदा कहते हुए कहा कि अच्छा, जब बड़े हो जाओगे ना तो लड़कियों को मेरे बारे में जरूर बताना कि एक हैंडसम रोबोट मिला था। फिर उसने हेलीकॉप्टर का सबमरीन मोड चालू किया और धीरे धीरे तैरता हुआ दूर निकल गया। ब्लू फेरी को ढूंढ निकालने की ठान चुके डेविड ने उस बदले हुए हेलीकॉप्टर को टेडी के साथ एक उजड़े हुए मेले में जा उतारा। वहां उन्होंने परियों की कहानियों को दिखाते सारे नजारे देखे और आखिरकार उन्हें पिनोकियो मिल गया, जिसके पीछे चलते चलते डेविड को ब्लू फेरी की मूर्ति भी मिल गई। तभी एक फेरिस व्हील टूटकर हेलीकॉप्टर के ऊपर आ गिरा और उन्हें वहीं फंसा दिया। पर डेविड को इसकी रत्ती भर परवाह नहीं थी। उसकी नजरें तो बस ब्लू फेरी पर टिकी रहीं और वो उससे गिड़गिड़ाता रहा कि वो उसे एक असली लड़का बना दे। पर वो परी टस से मस न हुई और यूं ही साल पर साल बीतते गए। डेविड अब भी वहीं फंसा रहा, उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। पूरे 2000 साल बीत गए और तब तक पूरी दुनिया बर्फ और हिम की मोटी चादर में दब चुकी थी। इंसानों का नामो निशान मिटे भी एक अरसा गुजर चुका था। एक दिन एक एलियन स्पेसक्राफ्ट वहां आया और मैनहट्टन के ऊपर मंडराने लगा, क्योंकि वो जीव अब इस ग्रह को अपना घर बनाना चाहते थे। उन्होंने डेविड के हेलीकॉप्टर को हटाया और बर्फ में दबे डेविड और टेडी को ढूंढ निकाला। फिर उन्होंने उसे फौरन दोबारा चालू किया और डेविड थोड़ा तड़पने के बाद अपने ठीक सामने ब्लू फेरी को देखकर ठहर गया। वो फौरन हेलीकॉप्टर से बाहर निकला और उस जमी हुई मूर्ति की तरफ बढ़ा, जबकि वो एलियन जीव उसे गौर से देखते रहे। और जैसे ही उसने ब्लू फेरी को छुआ, वो उसके सामने छटक कर बिखर गई। एलियंस ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए इस प्लैनेट को बेहतर समझने के लिए डेविड की यादों को स्कैन किया और अचानक डेविड ने खुद को मोनिका के घर की मेज पर बैठा पाया। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था और डेविड बेचैनी से मोनिका को ढूंढने लगा, पर जवाब किसी और की आवाज में आया। डेविड ये देखकर हैरान रह गया कि ब्लू फेरी जिंदा बैठी उससे बात कर रही थी और उसने उससे गुजारिश की कि वो उसे एक असली लड़का बना दे, पर उसने
उसने हाथ खड़े कर दिए कि ये उसके बस में नहीं। दरअसल वो एलियंस ही ब्लू फेरी के जरिए उससे बातें कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि मोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही और परी उसे लौटा भी नहीं सकती क्योंकि उसके जिस्म का एक भी निशान बाकी नहीं बचा। तभी गम में डूबे डेविड के पास टेडी आया और उसे वो दिन याद दिलाया जब उसने मोनिका के बाल काटे थे। टेडी ने बताया कि वो बाल मैंने आज तक संभाल कर रखे हैं, यानी एलियंस अब उसकी माँ को वापस ला सकते थे। डेविड अपने पुराने कमरे में गया और प्यार से अपने दोस्त जो को याद करने लगा, जबकि टेडी खुद की मरम्मत में जुट गया। तभी दरवाजे पर किसी का साया उभरा और उन्हें लगा कि कहीं ये मोनिका तो नहीं, पर वो असल में एक एलियन निकला जिसने माना कि वो इंसानों में बेहद दिलचस्पी रखता था। वो ऑर्गेनिक निशानों की मदद से इंसानों का क्लोन बनाकर इंसानियत को दोबारा जिंदा करना चाहता था, पर बदकिस्मती से अब तक उसकी हर कोशिश नाकाम रही क्योंकि वो क्लोन सिर्फ एक ही दिन जिंदा रह पाते। यही अंजाम मोनिका का भी होने वाला था अगर उसे वापस लाया जाता। डेविड फिर भी इसी उम्मीद से चिपका रहा कि मोनिका भी उसी की तरह खास होगी, वो भी उसकी तरह हमेशा जिंदा रहेगी। इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसे मोनिका अपने बेडरूम में सोई मिली और डेविड उसके चेहरे से बाल हटाते हुए सिसक पड़ा। अब आखिरकार डेविड अपनी माँ से मिल चुका था। उन दोनों ने पूरा दिन साथ बिताने का फैसला किया। डेविड ने अपनी माँ को इस सफर के दौरान बनाई हुई अपनी पेंटिंग्स भी दिखाई। दोनों ने मिलकर लुका छिपी खेली, उसका जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया। दिन के आखिर में डेविड ने अपनी माँ को आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। मोनिका ने कहा कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी मेरे बेटे। इस बात को सुनने के लिए डेविड न जाने कब से तरस रहा था। वो अपनी माँ का हाथ थामे हुए उनके बगल में ही सो गया। उसने ताउम्र बस एक चीज मांगी थी, अपनी माँ का प्यार, और आखिरकार कुछ पलों के लिए ही सही लेकिन उसे वो मिल ही गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।